तो भाई CSIR UGC नेट JRF और IIT गेट केमिस्ट्री, ये एग्ज़ाम आखिर होते क्या हैं और इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि आप इन एग्ज़ाम्स को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। नेट का जो सिलेबस होता है क्या वो गेट के सेम होता है या डिफरेंट होता है, इन एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद आप किन फील्ड्स में एंट्री कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई चलिए आपको पहले हम लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। ओके, तो भाई आज से हमारा ये जो बैच है CSIR UGC नेट JRF एंड IIT गेट केमिस्ट्री, ये बैच हमारा शुरू हो चुका है। तो भाई आज से हमारा जो ये बैच है जो कि CSIR UGC नेट JRF और IIT गेट केमिकल साइंस यानी कि केमिस्ट्री के लिए है, आज से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे इस बैच का एम क्या है, और जब हम एम पढ़ लेंगे फिर हम देखेंगे कि भाई ये बैच अटेंड करने के बाद आप जिन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हो उन दोनों एग्ज़ाम्स का स्कोप क्या है। ठीक है, तीसरा जो है वो हम पढ़ेंगे कि भाई जो स्ट्रक्चर है दोनों एग्ज़ाम्स की, कि नेट की स्ट्रक्चर क्या होती है और IIT गेट की स्ट्रक्चर क्या होती है। यानी कि भाई स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि इनमें भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ओके, कि भाई नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स के आते हैं, कितना अटेम्प्ट करने पर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, और सिमिलरली IIT गेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना आपने क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, और बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे स्ट्रेटजी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, यानी कि हम इस बैच में भाई क्या क्या ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, हम इस बैच में कितना कुछ कवर करेंगे, हमारी ओवरऑल जो हमारे क्या बोलते हैं हमारा जो सिलेबस है वो कितना हमने सिलेबस कवर करना है। ठीक है, और कितनी हमने टेस्ट सीरीज लेनी है। ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। ओके, तो इस बैच को हमने टोटली 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, आपका पहला सेक्शन है एम, तो भाई इसमें हम पढ़ेंगे इस बैच का हमारा एम क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे भाई इसका स्कोप। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यानी कि स्ट्रक्चर, और फिर हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी, कि इसको पास करने की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ओके, तो भाई चलिए एक बार चलते हैं एम के ऊपर। ठीक है, तो भाई एम के ऊपर चलते हैं कि भाई हमारे इस बैच का एम क्या है। तो आप यहाँ पर भाई देख पा रहे होगे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR UGC नेट JRF केमिकल साइंस, पहला तो ये है। ठीक है, यानी कि भाई ये एग्जाम तो आपका इस एग्जाम की तो आपकी भाई प्रिपरेशन अच्छे से होएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या, उसके अलावा फिर भाई IIT गेट केमिस्ट्री, ये भी आपका अच्छे से आपका एग्ज़ाम तैयार हो जाए, यानी कि ये तो दो मेन एग्ज़ाम है। लेकिन आपको हो गई ये हमने भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसमें भाई आपका इसरो है, IASC है, टिफर है, DRDO है, बार्क है, UPSC है, यानी कि जितने भी दूसरे PhD के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे, यानी कि आपके जितने भी दूसरे जो PG लेवल एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे। ठीक है, तो उन एग्जाम्स का मैंने यहाँ पर नाम क्यों लिखा हुआ है, तो इसकी वजह ये है कि नेट के अंदर एक खास बात ये होती है कि क्योंकि इसके अंदर आप टॉप मोस्ट लेवल पढ़ते हो। ठीक है, यानी कि अब हम भाई अब एम कर रहे हैं डिस्कस, तो क्योंकि आप नेट के अंदर आप टॉप मोस्ट लेवल पढ़ते हो, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका जो दाखिला है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो IITs हैं उनमें एज रिसर्च स्कॉलर आप भाई एडमिशन ले सकते हो, यानी कि यहाँ पर आपको हाईएस्ट लेवल पे केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो जितने भी दूसरे जो एग्ज़ाम है ना, जो PG लेवल के एग्ज़ाम है वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। आप इसको ऐसे माने, मैं हमेशा भाई एक एनालॉजी देता हूँ। ठीक है, कि जैसे कि अगर मान लिया आप कोई तालाब खरीदते हैं, ठीक है, तो तालाब के अंदर मान लिया आपने कोई तालाब खरीद लिया, तो उसके अंदर जो मछलियाँ हैं उसके लिए आपको अलग से पैसे पे करने की जरूरत नहीं होती, वो तालाब के अंदर ही है। अगर आपने सिर्फ मछलियाँ खरीदी हैं तो आपको मछलियाँ ही मिलेंगी, लेकिन अगर आपने पूरा तालाब ही खरीद लिया तो मछलियाँ उसी के अंदर है। हमारे भाई हरियाणा में एक कहावत भी है कि भैंस के साथ काटड़ा फ्री आया करे, मतलब ये भाई हरियाणा में बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप भैंस खरीदते हैं तो जो कटड़ा होता है जो उसका भाई वो उसके साथ फ्री आता है, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो सिमिलरली जब आप नेट के लिए पढ़ लेते हो तो आपको जो दूसरे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जो PG लेवल एग्जाम है जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन उनमें सीटें भी कम होती हैं, वो सारे एग्जाम्स भी आपके कवर अप
हो जाते हैं इजीली। तो हमने पढ़ लिया हमारे इस बैच का एम। ओके, तो भाई एम के बाद हम देखते हैं स्कोप। ठीक है, अब मैंने आपको बताया भाई कि इस बैच को क्वालिफाई करने के बाद आपके दो मेन जो प्राइमरी एग्जाम्स हैं वो हैं नेट जेआरएफ और IIT गेट। तो पहले हम पढ़ते हैं एक बारी कि भाई नेट का स्कोप क्या है। ठीक है, कि नेट में कि नेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप किन किन फील्ड्स में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये देखें भाई, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, इन फील्ड्स के अंदर। पहले हम पढ़ते हैं नेट का स्कोप, तो टीचिंग, रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज। तो पहले हम बात करते हैं टीचिंग की। तो आप ये देखो, तो आप ये बताएं भाई कि जैसे कि आप को मान लिया PRT टीचर लगना है, यानी कि आपको भाई जो 5वीं क्लास है, अब तो हालांकि भाई जो एजुकेशन पॉलिसी वो नहीं आ चुकी है, लेकिन फिलहाल हम जो भाई ओल्ड एजुकेशन सिस्टम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये बताएं अगर आपको जो PRT टीचर अगर आपको वो लगना है तो आप क्या करेंगे। तो आपको 12th के बाद आपको JBT करनी पड़ती है, इजंट इट। बिना JBT के आप PRT टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, और उसके बाद भी आपको पता है भाई जो स्क्रीनिंग वगैरह होते हैं, ठीक है, और उसकी कुछ लिमिट भी होती है स्क्रीनिंग की कि भाई इतने टाइम तक अगर आपने भाई तो CTET HTET आपने क्वालिफाई कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आपको उसको दोबारा क्वालिफाई करना पड़ता है, इजंट इट। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि आप 5वीं क्लास से आपको ऊपर पढ़ाना है तो आपने क्या करना पड़ता है, तो आपको भाई मिनिमम आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, यानी कि BSc BA या BCom, और उसके साथ आपके पास होना चाहिए जो B.Ed है। ठीक है, यानी कि आप BSc BA BCom और साथ में 2 साल की B.Ed, वो करने के बाद आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, 5वीं से लेके आप 10th क्लास तक आप भाई अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको नहीं भाई हमको तो अप्लाई करना है क्या, अब हमको तो 11th 12th को पढ़ाना है, यानी कि हम जो PG लेवल है हम उस लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करें। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद पहले क्या करनी पड़ती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि B.Ed तो आपके पास होनी चाहिए। B.Ed का यहाँ पर कोई एग्जाम्पशन नहीं है, लेकिन साथ में आपके पास भी क्या होनी चाहिए भाई, MA MSc या MCom। तब आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो 11th और 12th के लिए। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, लाइफ साइंस है, इन सब्जेक्ट्स के लिए आप भाई अप्लाई कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो उसी तरीके से अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्या हो अगर हमको तो भाई नहीं, हम तो और भी जो बड़ी क्लासेज हम तो भाई उनके लिए पढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करें। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको करनी पड़ेगी MSc तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन साथ में आपके पास होना चाहिए नेट JRF का सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि MA MSc MCom आपने करनी पड़ेगी, और साथ में आपको भाई एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट। ठीक है, इस एग्जाम जैसे कि आप B.Ed और HTET के बिना आप स्कूल लेवल पे, यानी कि JBT और HTET या CTET के बिना आप भाई स्कूल लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो सिमिलरली बिना नेट के आप कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। टीचिंग में एंट्री के लिए एक तरह से आप ये मानो जो मिनिमम जो एक तरह से जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है, जो न्यूनतम मापदंड होते हैं ना वो यही होते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से भाई आपको ये चीज़ आपको भी क्लियर होगी कि अगर आपने 5वीं क्लास तक पढ़ाना है तो आपके पास 12th प्लस JBT प्लस CTET प्लस HTET। ओके, अगर आपने भाई 5वीं क्लास से ऊपर पढ़ाना है, आपने 10th तक आपने पढ़ाना है, तो आपके पास BA BSc BCom यानी कि ग्रेजुएशन प्लस B.Ed प्लस CTET और HTET। सिमिलरली अगर आपने 11th 12th को पढ़ाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, MA MSc MCom प्लस प्लस B.Ed और प्लस CTET HTET, यानी जो भी आपके स्टेट लेवल के आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो वो आपको भी क्वालिफाई करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने भाई MA MSc MCom लेवल पे पढ़ाना है, ठीक है, यानी BA BSc BCom लेवल पे आपको पढ़ाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास उस सब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, मास्टर्स, और साथ में आपको भाई उस सब्जेक्ट का जो नेट का पेपर होता है वो पास करना पड़ता है। और इसका फ़ायदा ये है आपको एडिशनल कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बाकी जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम हैं और भाई जो कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल का जो एग्ज़ाम है, इनमें 2 डिफरेंस है। ठीक है, पहला डिफरेंस तो है ऑफसेट का। ठीक है, एक एजुकेशनल और एक या आपके एजुकेशन मतलब एजुकेशन और टीचिंग के अंदर एक ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब मेरा इस चीज़ से है, आप ये देखिए, आप 12वीं करने के बाद JBT करनी पड़ती है और आप पढ़ा सकते हो 5वीं क्लास तक, यानी कि भाई वहाँ पर 7 साल का, यानी कि आप 12वीं तक पढ़े हुए हो लेकिन आप सिर्फ 5वीं क्लास तक आप पढ़ा सकते हो, यानी कि वहाँ पर भाई 7 साल का एक ऑफसेट, आपको 7 साल
आपने एक तरह से डाउनग्रेड होके पढ़ाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना आपने पढ़ रखा आप उतना नहीं पढ़ सकते। तो सिमिलरली भाई अगर आपने क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी कि BA BSc BCom कर रखी है और आप क्या बोलते हैं भाई जो TGT है आप वो लग गए, ठीक है, यानी कि भाई 6th क्लास से लेके आप 10th क्लास तक, तो भी आप ये देखो भाई आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं 5 साल का ऑफसेट है, ठीक है, यानी कि आपने तो भाई क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन, लेकिन आप सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ा सकते हो, तो 5 साल का यहाँ भी क्या है, ऑफसेट, इजंट इट। और सिमिलरली MA MSc MCom प्लस B.Ed और आप पढ़ा सकते हो सिर्फ 12th क्लास तक, इजंट इट। यहाँ भी फिर आपका क्या है, जो 5 साल का ऑफसेट है यहाँ भी है। तो साथ में आपको ये आपको ध्यान रखना है कि आपको JBT और BEd भी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक फायदा क्या है, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप MA MSc MCom यानी कि आपने मास्टर्स कर रखी है और आप मास्टर्स तक ही पढ़ा सकते हो। यानी अगर आपने MSc कर रखी है ना, आपने MSc मान लिया आपने भाई MSc फिजिक्स कर रखी है, ठीक है, और आपका फिजिक्स में नेट क्वालिफाइड है, तो आप BSc फिजिक्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप MSc फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों के लिए आपको अलग से कोई एग्जाम कोई अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपली इन्हीं एग्जाम्स के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर आपने भाई मान लिया आप चाहते हो कि आप MSc केमिस्ट्री या BSc केमिस्ट्री को पढ़ाओ, यानी कि आप कॉलेज कैडर में या आप यूनिवर्सिटी जो लेवल है आप उसमें भाई टीचिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो भी आपने क्या करना पड़ेगा, आपने भाई केमिस्ट्री में आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर्स, ओके, और साथ में आपके पास होनी चाहिए भाई नेट का सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि आप MSc करने के बाद आप MSc तक पढ़ाने के ही एलिजिबल हो जाते हो। बाकी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर चीज आपको देखने को नहीं मिलती, यानी कि यहाँ पर भाई जीरो ऑफसेट, यानी कि एक तो एडवांटेज क्या है भाई, एक तो एडवांटेज क्या है नेट का कि बाकी एग्जाम्स के मुकाबले यहाँ पर टीचिंग में आपकी एजुकेशन में और आपकी टीचिंग में कोई ऑफसेट नहीं है, जितना आपने पढ़ रखा आप उसी लेवल तक पढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या कर रखी है, लेकिन अगर आप मान लिया भाई स्कूल लेवल पे आप पढ़ाना चाहते हो, तो वहां पर कम से कम 5 साल का और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का ऑफसेट है आपकी टीचिंग में और आपकी एजुकेशन में। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई कि नेट का एक फायदा और भी है कि इसकी जो वैलिडिटी है, ठीक है, इसकी वैलिडिटी, इसका टाइम पीरियड भी और इसका डोमेन भी। इससे मेरा मतलब क्या है, आप ये बताएं कि जैसे कि मान लिया भाई आपका जो CTET है वो सिर्फ कहाँ तक वैलिड होता है, आपका CTET वही सिर्फ आपका दिल्ली तक ही वैलिड है, दिल्ली के बाहर आपका CTET वैलिड नहीं। सिमिलरली आपका जो HTET है, मान लिया आपने भाई PGT HTET कर रखा है, तो आप सिर्फ हरियाणा में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने RTET कर रखा, आप राजस्थान के बाहर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो सिमिलरली भाई हर एक स्टेट का अपना एक क्या बोलते हैं स्टेट लेवल, आपका एक क्या बोलते हैं स्टेट लेवल स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। ओके, तो उनको भाई वो RTET CTET या भाई आपको पता है HTET बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी जो वैलिडिटी है वो उसी राज्य है या उसी प्रांत या उसी स्टेट का जो दायरा है, जो उसकी बाउंड्रीज हैं उन्हीं के अंदर है, उसके बाहर वो चीज़ वैलिड नहीं है। नेट का फायदा ये, अगर आपने ये पास कर लिया तो आपका ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, यानी कि अगर मान लिया आपने भाई आप हरियाणा से हो और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो आप तमिलनाडु में जाके वहाँ के कॉलेजेस और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली अगर मान लिया भाई आप दिल्ली से हो, आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, तमिलनाडु से हो, आप कहीं से भी हो, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये खूबी बाकी एग्जाम्स के अंदर नहीं है। तो एक तो इसका फायदा क्या है, इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या है, ऑल ओवर इंडिया। दूसरा इसका जो मेजर भाई जो मैं बोलता हूँ जो एडवांटेज है, जो भाई स्कूल लेवल के मुकाबले, वो है इसकी वैलिडिटी। आपको पता जो आपका HTET होता है वो 5 साल के लिए होता है वैलिड भाई। अगर आपने 5 साल तक का आपके स्टेट ने भाई जॉब्स निकाल दी तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप के स्टेट ने मान लिया आपने HTET या आपने HTET है, CTET है, आपका स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन 5 साल तक आपके स्टेट ने भाई जॉब्स नहीं निकाली, ठीक है, PGT की या TGT की या PRT की जो भी हैं, तो 5 साल के बाद आपको वो एग्जाम दोबारा से क्वालिफाई करना पड़ता है, इजंट इट। लेकिन नेट का फायदा क्या है कि आपने एक बार ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो ये ऑल ओवर पूरी उम्र के लिए वैलिड है, ठीक है। जो इसकी वैधता है, जो इसकी वैलिडिटी है वो ताउम्र है। ऐसा नहीं है
यानी कि आज आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप 20 साल के बाद भी आप कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्स में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। ओके, ठीक है। और ये आप ध्यान रखें भाई, ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिमम कंडीशन होती है, ठीक है। बिना नेट के 2000, कई बच्चे कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि भाई आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, पीएचडी कर लेते हैं तो आपको नेट की एग्जेम्पशन है। भाई वो नेट की एग्जेम्पशन उनको है जो कि जिनका जो रजिस्ट्रेशन वो 2009 से पहले का है, जिनका रजिस्ट्रेशन पीएचडी में 2009 से पहले का नहीं है, यानी कि जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया 2009 के बाद, ठीक है, उनके लिए नेट की कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। हाँ, वो पीएचडी कर लेते हैं तो उनको बेनिफिट होता है, यानी कि भाई आप खुद सोचिए, एक कॉलेज ने मान लिया कोई भाई एक कॉलेज ने पोस्ट निकाल रखी है, ठीक है। अब एक तो उसके ऊपर भाई एक जो क्या बोलते हैं कैंडिडेट है वो तो है सिर्फ और सिर्फ नेट, और दूसरा है नेट प्लस पीएचडी। तो आप खुद सोचिए कि भाई वो कॉलेज किसको प्रेफरेंस देगा, ठीक है भाई, डेफिनेटली नेट प्लस पीएचडी को, क्योंकि उसके पास भाई रिसर्च का एक्सपीरियंस भी है। वो कल को जाके भाई उस कॉलेज में उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में भाई जो रिसर्च है उसको प्रमोट कर सकता है। ओके, तो ये इसका एक फायदा है, ठीक है ना बात। तो भाई अब हम देखते हैं जो इसका दूसरा स्कोप है नेट का। भाई नेट के स्कोप हमने तो कहाँ पढ़ लिए, टीचिंग के अंदर, ठीक है। एक तो हमने नेट के हमने स्कोप पढ़ ली टीचिंग के अंदर, कि टीचिंग के अंदर तो भाई एंट्री के लिए ये मिनिमम है ही है, बिना नेट जेआरएफ के आप कॉलेज लेवल में या यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्री नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको भी नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है ही। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं रिसर्च, कि भाई जो नेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका रिसर्च के अंदर क्या स्कोप है, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि रिसर्च के अंदर जो सबसे इनिशियल जो पोजीशन होती है, जो पोस्टिंग होती है, वो होती है जूनियर रिसर्च फेलो की, जूनियर रिसर्च स्कॉलर की, ठीक है। ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं और ये भी आप एमएससी के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च के अंदर एंट्री करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो आपको नेट ही क्वालिफाई करना पड़ता है। आपको कैसे भाई, क्योंकि अगर मान लिया आप जब नेट के लिए आप अप्लाई करते हो तो अगर मान लिया आपकी जो रैंक है वो बहुत अच्छी आ जाती है, ठीक है, तो होता क्या है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं गवर्नमेंट उनको फेलोशिप देती है और उनको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलो। ओके, तो भाई रिसर्च में एंट्री करने के लिए आपको भाई इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चाहे वो आईआईटीज़ हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे आपकी भाई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा एज रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, एज पीएचडी स्कॉलर। और पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या कंडीशन होती है, तो भाई पीएचडी में एडमिशन के लिए कंडीशन यही होती है कि आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आप यूनिवर्सिटी का उस यूनिवर्सिटी का उस आईआईटी का भैया तो आप उनका एंट्रेंस पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई करो, ठीक है। या अगर मान लिया भैया आप उनका पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करना चाहते और आप सीधे वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये या तो नेट या जेआरएफ। अब आप कहोगे नेट में और जेआरएफ में डिफरेंस क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब एग्जाम करती है कंडक्ट, तो मान लिया 600 सीटें हैं, मान लिया 500 सीटें क्या हैं नेट जेआरएफ की, और ये बोल दिया गवर्नमेंट ने कि भाई 250 इसमें से नेट है और 250 इसमें से क्या है जेआरएफ है। तो जेआरएफ के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता, गवर्नमेंट उनको सिर्फ ये बोलती है कि भाई जो 500 स्टूडेंट्स हैं, भाई जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनमें से उन 500 में से 250 को तो हम अलाउ करेंगे सिर्फ नेट, और 250 को हम प्रोवाइड करेंगे जेआरएफ, यानी कि जो टॉप के 250 हैं उनको तो मिलेगा जेआरएफ, ठीक है। और 251 से लेके जो 500 हैं वो क्या हो गया आपके नेट। तो आप कहोगे भाई फिर इसमें डिफरेंस क्या होगा, भाई डिफरेंस ये है कि जिनका जेआरएफ है, टीचिंग की एलिजिबिलिटी उनके पास भी है, जो नेट की एलिजिबिलिटी है वो सारी की सारी एलिजिबिलिटीज जेआरएफ के पास वो तो है ही हैं। उनके अलावा क्या है, अगर ये किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, तो इनको गवर्नमेंट फेलोशिप देती है। और भाई ये फेलोशिप मैं आपको बताऊं कम नहीं होती, ये होती है तकरीबन क्या बोलते हैं, अगर आप सारे जो भाई इनके जो फंड्स वगैरह हैं वो मिला के अगर आप लगाओगे तो ये तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये ये बनती है, ठीक है। स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वेरी करती है। आप कहोगे भाई ये फेलोशिप दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो फिर ये स्टेट टू स्टेट वेरी कैसे करती है भाई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फेलोशिप तो देती है आपको, लेकिन हर स्टेट में क्योंकि जो रहना है, खाना है, उसको वो भाई अलग अलग होता है। तो एक मिलता है HRA, जो आपका हाउस रेंटल होता है, हाउस रेंटल अलाउंस जो आपका होता है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो हर स्टेट में किसी में 30%, किसी में 10% है, ठीक है।
तो वो आपकी जो फेलोशिप है उसका फिर अमाउंट बदल जाता है। लेकिन आप ये मानो कि 35-40 हज़ार रुपये आपको हर महीने मिलते हैं अगर आप क्या क्वालिफाई करते हो JRF। रिसर्च के फील्ड में एंट्री करने का पहला स्टेप क्या होता है कि भाई आपको PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा। और PhD में एडमिशन लेने का पहला स्टेप क्या होता है, या तो भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस क्वालिफाई करो। अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करते तो या तो आपके पास नेट हो या आपके पास JRF हो, क्योंकि नेट और JRF दोनों को ही क्या होता है, एग्जेम्पशन। ठीक है, दोनों को ही एंट्रेंस की भाई एग्जेम्पशन होती है। कोई रेयर ही कोई यूनिवर्सिटी है जो एंट्रेंस लेती हो नेट JRF वाले का, अदरवाइज इनको डायरेक्ट एडमिशन है। ये भाई UGC की गाइडलाइंस है कि जिनका नेट क्वालिफाइड है या जिनका JRF क्वालिफाइड है उनको किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी IIT का उनको एंट्रेंस एग्जाम PhD एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। वो सीधे भाई वहाँ पर इंटरव्यू उनका होता है। ओके, वो उनका भाई सीधे वहाँ पर इंटरव्यू ही होता है। ओके, तो आपको होगा फिर भाई इसमें फिर JRF को भी एग्जेम्पशन और नेट को एग्जेम्पशन है। तो भाई डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस ये है एग्जेम्पशन दोनों को है, लेकिन नेट के साथ दिक्कत क्या है कि भाई जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ PhD में एडमिशन की भाई यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ PhD में एडमिशन की जब मेरिट लिस्ट तैयार करती हैं, ठीक है, तो भाई जो वेटेज मिलता है नेट वाले को और JRF वाले को वो अलग अलग मिलता है। फॉर एग्जांपल आप ये मान लिया भाई 200 नंबर का मान लिया भाई आपका PhD का एडमिशन है, यानी कि PhD में एडमिशन की जो टोटल वेटेज है, जो टोटल भाई स्कोर है वो 200 बनता है। 100 आपका एकेडमिक, ठीक है, और 100 आपका एंट्रेंस। ओके, तो 200 में से मार्क्स लगने हैं। तो एकेडमिक तो आपकी जो है वो है ही भाई, आपके जो मार्क्स हैं भाई, जो NSS है NCC उनके सर्टिफिकेट आपको पता होगा, उनके मार्क्स काउंट होते हैं। लेकिन 100 नंबर का जो एंट्रेंस होता है, एग्जेम्पशन नेट वाले को भी है और एग्जेम्पशन भाई JRF वाले को भी है। लेकिन पहले क्या होता था कि JRF वाले को 100 में से 100 मार्क्स लगते थे एंट्रेंस के, यानी कि उसने एंट्रेंस दिए बिना ही, उसको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बिना एंट्रेंस दिए, ठीक है, उसके 100 में से 100 मार्क्स लग जाया करते। और जो क्या बोलते हैं नेट वाले हैं उनके लगते थे 100 में से 80। अब ये थोड़ा सा कम कर दिया है। अब क्या होता है, क्योंकि भाई होता क्या था, जो एंट्रेंस वाले हैं वो फिर भाई कम्पीट कर ही नहीं पाते बिल्कुल भी। फिर भाई क्योंकि बहुत कम बच्चे, कोई रेयर ही कोई स्टूडेंट ऐसा होता तो भाई जो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले पाता, ठीक है। तो बोले भाई एंट्रेंस वालों को एटलीस्ट चांस तो हो, ठीक है, जिनका नेट JRF क्वालिफाइड नहीं है वो भाई एडमिशन तो ले इसकी कम से कम। तो फिर थोड़ी ये वेटेज कम कर दी आज के टाइम पे अभी भी। लेकिन आपको ये मिलेगा कि ये मानो कि अगर मान लिया एंट्रेंस 100 मार्क्स का है तो तकरीबन 80 लग जाएंगे JRF वाले के और 70 लग जाएंगे आपके नेट वाले के, यानी कि उनको एंट्रेंस नहीं देना है। यानी कि मान लिया भाई किसी एक तो एंट्रेंस वाले ने अप्लाई किया, उसकी मान लिया भाई जो एकेडमिक वेटेज है वो बनती मान लिया क्या बोलते हैं 70, और उसके एंट्रेंस में मान लिया 50, तो 70 + 50 120, यानी कि उसके 120 मार्क्स होंगे, ठीक है। लेकिन मान लिया भाई अगर 70 ही किसकी बनती है, किसी नेट वाले की, तो उसके 70 तो वो हो गए भाई एकेडमिक के, और 70 उसके हो गए एंट्रेंस की वेटेज। बिना एंट्रेंस दिए उसको एंट्रेंस के 70 मार्क्स मिल रहे हैं, उसके हो गए 140। अब समझे मेरी बात, वो कितना ऊपर चले पहुंच जाएगा भाई मेरिट लिस्ट के अंदर। ओके, और सिमिलरली JRF वाले के हो जाएंगे 80, ठीक है, तो उसके भाई 150 पहुंच जाएगा वो। 70 उसके भाई क्या बोलते हैं एकेडमिक के, और 80 उसके भाई क्या बोलते हैं, क्योंकि उसको एग्जेम्पशन है एंट्रेंस की, तो 80 उसके भाई उसके 150 मार्क्स लग जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से भाई आप समझ गए होंगे कि एडमिशन PhD में एडमिशन लेने के लिए भाई रिसर्च में एडमिशन का, रिसर्च के फील्ड में एंट्री करने का सबसे जो कन्वीनियंट और भाई मोस्ट पॉपुलर रूट वो कौन सा है आपका PhD। और PhD में एडमिशन के लिए आपको भाई क्या करना पड़ता है, तो एंट्रेंस दे या तो एंट्रेंस दे भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, या नेट या JRF आपके पास। और नेट JRF वालों को एंट्रेंस एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन उनके मार्क्स की बहुत ज़्यादा लगते हैं, वेटेज उनको भाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एंट्रेंस वाले उनको भी कम्पीट नहीं कर पाते भाई। अगर आपने मान लिया, और रिसर्च के फील्ड में आपको तो बहुत स्कोप है रिसर्च के फील्ड में भाई, यहाँ पे मानो, और फॉरेन का अगर आपको वीज़ा चाहिए, अगर आपको भाई क्या बोलते हैं फॉरेन से स्टडीज़ करनी है, तो उसके लिए भी रिसर्च बहुत ही एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। कैसे, आप ये मानने की आपने मान लिया पहले आपने भाई MSc के बाद आपने नेट या JRF क्वालिफाई करके, आपने नेट या JRF आपने भी क्वालिफाई करके अपने PhD के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और तो 5 साल तक तो आपको भाई फेलोशिप दे गवर्नमेंट। आप खुद सोचिए 35-40 हज़ार रुपये भाई
ठीक है, कोई 30-35 लाख रुपए आपको 5 साल में गवर्नमेंट देती है सिर्फ पढ़ने के। ठीक है बात। और मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट से पैसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। ठीक है, एक बारी भाई मैं क्योंकि भाई किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, तो एक बारी हमारे खेत में ओले पड़ गए थे और उसका जो मुआवजा था वो आया था मेरे ख्याल से 20 रुपये 1 एकड़ का। ओके, तो आप खुद सोचें गवर्नमेंट से भाई पैसे निकालना कितना मुश्किल है। ठीक है, अगर आपने IITs में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो IITs में आपको पता है बीटेक में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको नीट जेई क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन नीट जेई क्वालिफाई करने के बाद भी आप जब IIT में बीटेक में एडमिशन लेते हो तो आपको फी पे करनी पड़ती है, पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो आप ही देखिए, और मान लिया इवन आपने मान लिया भाई आपने क्या बोलते हैं नीट क्वालिफाई कर लिया और आप MBBS करते हैं, ठीक है, तब भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं उस क्या बोलते हैं हेल्थ यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो आप खुद सोचें, अगर गवर्नमेंट आपको पढ़ने के पैसे दे रही है, यानी कि आप अगर बीटेक करके IIT में एडमिशन लेते हो तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है, फीस के। और अगर आप नीट पास करके MBBS करते हो तो भी आपको पैसे पे करने पड़ते। लेकिन अगर मान लिया आपने नेट JRF क्वालिफाई करके अगर आप IITs से PhD करते हो तो IITs में आपको फी पे नहीं करनी है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो आपको पैसे पे करते हैं, वो भी थोड़े नहीं भाई, बहुत ज़्यादा पैसे, इतने पैसे भाई कि एटलीस्ट कि भाई आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ और आप अपना पूरा जो फोकस है वो स्टडीज़ पे कर सकते हैं। तो भाई आप समझ सकते हैं कि इनमें लेवल ऑफ डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा। एक एग्ज़ाम तो पास करने के बाद भैया आपको पैसे पे करने पड़ते हैं और एक एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको भाई गवर्नमेंट पैसे देती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है वो आपको हम बताएंगे। ओके, तो आप ये देखें भाई कि रिसर्च के फील्ड में, यानी कि आप PhD करके और उसके बाद फर्दर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लिया PhD में आपके अच्छे पेपर्स पब्लिश्ड हैं तो आप फॉरेन से आप ये बोल के भाई कि भाई ये मेरा रिसर्च वर्क है, ठीक है, आप अपना भाई जो रिसर्च वर्क है वो शो करके ये मेरे भाई इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर पब्लिश्ड हैं, और आप इजीली, बहुत ही इजीली फॉरेन से आप पोस्ट डॉक, यानी कि उसको बोलते हैं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, वो भाई कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जर्मनी वगैरह से आप करते हो तो 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ आपको इजीली फेलोशिप मिल जाती है, पूरी तरह से फ्री। ओके, तो आप खुद सोचें भाई कि आप कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। यानी कि आप नेट का एग्ज़ाम पास करके आप टीचिंग में तो एंट्री कर ही सकते हो, साथ में आप रिसर्च के फील्ड में भी एंट्री कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़। ठीक है, कि भाई क्या नेट JRF का क्या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें भी बेनिफिट है भाई। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई क्या आपको भाई क्या बोलते हैं कंपनीज़ के अंदर जो भाई और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या दूसरी जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें आपको एंट्री के लिए नेट JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा। केमिकल साइंस में कोई कंडीशन नहीं होती ऐसे कुछ। लेकिन अगर आपका क्वालिफाइड है तो आपके ये जो भैया आपका जो CV है, जो आपका रिज्यूमे है, ये उस पर नज़र आता है। ठीक है, और इसका एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्या बोलते हैं, जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर। वो वही समझ जाता है कि भाई इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने, भाई ये जो कैंडिडेट है जिसने इंडिया का जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है वो इसने क्वालिफाई कर रखा है, तो डेफिनेटली भाई इसको अपने फील्ड की नॉलेज है और वो उसको सेलेक्ट करने में उनकी ज़्यादा रुचि होती है, बजाय कि भाई एक ऐसा स्टूडेंट जिसका नेट JRF क्वालिफाइड नहीं। तो मेरे ख्याल से भैया ये चीज़ आपको भी पल्ले पड़ गई होगी कि रिसर्च की इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में भी, यानी कि आप खुद मान लें कि एक तो मान लिया आप मान लें किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी आप पेंट कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि एक तो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ नेट क्वालिफाइड हो, और एक ही मानो भाई कि नेट तो है ही है, साथ में क्या है, सॉरी, एक तो भाई सिर्फ MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और एक क्या है, MSc तो है ही है, साथ में उसके पास नेट क्वालिफाइड है। क्या कंपनीज उसको प्रेफर नहीं करेंगी? आप खुद बताएं। अगर आप इंटरव्यूअर हो तो क्या आप किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली भाई जिसके पास क्या है, नेट JRF का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो अब रिसर्च में भाई इसके और भी बेनिफिट हैं। और बेनिफिट कैसे हैं भाई? तो आपको कहोगे भाई कि मान लिया हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो हमको भी फेलोशिप कैसे मिलती है। ठीक है, तो आपको बताऊं, और क्या नेट वाले को फेलोशिप बिल्कुल भी मिलती भाई? ऐसा नहीं है। अगर मान लिया आपका JRF क्वालिफाइड है तो आपने PhD में एडमिशन ले लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देगी। लेकिन आप ये कहो कि भाई क्या हो अगर मान लिया मेरा सिर्फ नेट रह जाए तो मैं PhD में एडमिशन लेता हूँ, तो क्या भाई
मुझे फेलोशिप मिलेगी, तो भाई तब भी आपको फेलोशिप मिल सकती है। तो उसका तरीका ये होता है कि अगर आपका सिर्फ मान लिया आपका सिर्फ नेट रह जाता है तो भी घबराने की बात नहीं है, आप पीएचडी में तब भी एडमिशन ले सकते हो। कैसे कि मान लिया आपने एडमिशन ले लिया पीएचडी में, ठीक है, और भाई आपके पास फेलोशिप नहीं है, तो एक स्टेट जेआरएफ होता है, उसको बोलते हैं, जैसे हरियाणा में उसको बोलते हैं HSCST जेआरएफ। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई वो स्टूडेंट्स अप्लाई करें जिन्होंने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया था लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, उनको अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो जो भाई पंचकूला है वहाँ पर ये HSCST का जो महकमा है, जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ता है। आप ये कहोगे कि भाई हमने अप्लाई किया था नेट जेआरएफ के लिए लेकिन जेआरएफ हम सिक्योर नहीं कर पाए हमारे पास, लेकिन एटलीस्ट नेट आ चुका हमारे पास, ठीक है, तो क्या हमको फेलोशिप मिल सकती है? तो स्टेट गवर्नमेंट आपको फंड कर देती है, आपकी जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है ड्यूरिंग पीएचडी, ओके। वो फेलोशिप थोड़ी कम होती है, वो 20,000 पर मंथ होती है, लेकिन भाई कुछ ना मिले उससे तो अच्छा है आप फाइनेंशियली एटलीस्ट भी स्टेबल हो जाते हो उससे भी, ओके। आप ये कहोगे हमारा नेट हो गया, लेकिन ये मानो कि HSCST फेलोशिप मान लिया भाई आपके स्टेट के अंदर है 10 और ये मानो आपके स्टेट से जो नेट क्वालिफाइड बच्चे हैं वो हैं 15, तो 5 स्टूडेंट तो अब भी रह गए भाई जिनको स्टेट जेआरएफ नहीं मिल पाएगा। वो क्या करें? तो उनके पास ऑप्शन ये होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके, और एक होता है प्रोजेक्ट फेलो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट फेलो क्या होता है कि भाई डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उनको रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। आपने सुना होगा ना कि जैसे भाई आपने सुना होगा कि जो सैमसंग वगैरह है ये गोरिल्ला ग्लास वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मतलब इनको सैमसंग को भाई अपनी क्या बोलते हैं जो डिस्प्ले है उसकी मान लिया क्वालिटी इंप्रूव करनी है, या किसी कोई दूसरी कंपनी है उसका कोई प्रोडक्ट है उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, लेकिन उनके पास अच्छे से भाई अच्छी एक R&D ब्रांच नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच नहीं। तो क्या करते हैं वो अपनी रिसर्च को एक तरह से भाई क्या बोलते हैं आउटसोर्स कर देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। वो बोलते हैं भाई वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जाएंगे और ये बोलेंगे कि भाई हमको ऐसे हमारी भैया ये रिक्वायरमेंट है, हमको अब हमारे भाई डिस्प्ले के अंदर इतनी ब्राइटनेस चाहिए, ठीक है, हमको ये मटेरियल चाहिए, ठीक है। और तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में जिन प्रोफेसर का काम उस फील्ड में होता है वो उनसे करते हैं कॉन्टैक्ट और उनको अपनी जो प्रॉब्लम वो बताते हैं। फिर वो प्रोफेसर और उनको ये बोलते हैं भाई फिर और कंपनी वाले उनको ये बोलते हैं कि हम आपको भाई क्या बोलते हैं 5 साल के लिए भाई ये फंडिंग करेंगे और 50 लाख का आपका भाई ये होएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। 50 लाख में से आप भाई 30 लाख के इंस्ट्रूमेंट परचेज कर सकते हैं, 20 लाख आप भाई कोई जो एसोसिएट है वो हायर कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट फेलो। तो ये जो प्रोजेक्ट फेलो हैं तो इनको बोलते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट। ये गवर्नमेंट फंडेड भी होते हैं और ये प्राइवेट कंपनीज के भी होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते रहते हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन प्रोजेक्ट्स को ले तो लेती है और फिर वो जो प्रोफेसर है जिसने वो प्रोजेक्ट लिया है वो उसके लिए एडवर्टाइज करता है। वो कहता है कि भाई मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है इस फील्ड के अंदर, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है भाई, हमको इस फील्ड में यहाँ पर ऐसा कुछ काम करना है और मैं एक स्टूडेंट लेना चाहता हूँ, ठीक है। उसको भाई क्या बोलते हैं 20 लाख रुपए मिलेंगे 5 साल के अंदर, ठीक है। उसको यानी कि उसको एक मंथली स्कॉलरशिप उसको दी जाएगी, यानी कि वो प्रोफेसर अपनी जेब से वो पैसे नहीं दे रहा। अगर प्रोफेसर को ये मानो भाई पैसे मिले हैं 50 लाख 30 लाख रुपए तो भाई क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है, बाकी जो भाई एक्सपेंसेस उनके लिए, और 20 लाख उसको मिले हैं कोई रिसर्च एसोसिएट हायर करने के लिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं। फिर जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और फिर उनको वो जो प्रोजेक्ट के अंदर जो अलॉटमेंट है जो 20 लाख की, उनको वो मंथली मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको भैया अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता करना पड़ता है कि भाई कहाँ पर प्रोजेक्ट फेलो अवेलेबल है और कहाँ पर प्रोजेक्ट फेलो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप ही माने या तो आपका जेआरएफ हो गया, आपको फेलोशिप वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपका जेआरएफ नहीं होता तो आपका अगर नेट है तो भैया आप क्या बोलते हैं स्टेट जेआरएफ आप क्लेम कर सकते हैं। स्टेट जेआरएफ आपको नहीं मिलता है तो आप प्रोजेक्ट फेलो बन सकते हैं, यानी कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च प्रोजेक्ट आए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या भाई प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको फेलोशिप मिल जाती है। और आप ये कहें कि भाई हमारी किस्मत बहुत ही ख़राब है
हमारा नेट क्वालिफाइड है लेकिन हम तीनों में से कुछ भी सिक्योर नहीं कर पाए, ठीक है ना। हम भाई क्या बोलते हैं, सॉरी, ना तो हमको भाई स्टेट जीआरएफ मिल पाया, कम थे, ठीक है, और ना ही हमको भाई जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी भाई यूनिवर्सिटी में मान लिया उस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम क्या करें। और ये बात ध्यान रखें भाई, आप प्रोजेक्ट फेलो की जो फेलोशिप होती है वो कम या ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, कई बारी तो वो जेआरएफ वाले स्टूडेंट से भी ज़्यादा होती है। वो तो भाई डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो कितना ज़्यादा एक्सपेंस करने के लिए एग्री करती है, ठीक है, कितना वो एक्सपेंस कर सकती है। ओके, तो अगर ना हमको भाई स्टेट जेआरएफ मिल पाया, नेट क्वालिफाई करने के बाद हमको ना स्टेट जेआरएफ मिल पाया, ना ही हमको भाई क्या बोलते हैं जो प्रोजेक्ट फेलो वो मिल पाया, ठीक है, ना हम वो बन पाए, तो हम क्या करें। तो भाई तो यूनिवर्सिटी के पास होती है यूआरएस। तो हर एक यूनिवर्सिटी आज के वक्त में, मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो यूआरएस ना निकालती हो। ये उनको यूआरएस ही बोलते हैं, यूआरएस या यूआरएफ, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप या यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई हम 10,000 रुपीज़ पर मंथ हम पे करेंगे आपको। ओके, अगर आपका भाई क्या क्वालिफाई होता है, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन होता है, चाहे एंट्रेंस के थ्रू, चाहे भाई नेट के बेसिस पे, अगर आपके पास आप कोई दूसरी कोई फेलोशिप आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, हम आपको पैसे देंगे। ओके, तो भाई इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी। ये पैसे कम होते हैं भाई, लेकिन एटलीस्ट भी कुछ ना मिले, ठीक है। वो कहते हैं ना भाई कि भाई भागते चोर की लंगोटी से ही, ठीक है, तो कुछ ना मिले उससे बेटर ये तो है भाई कि आपको 8-10 हज़ार रुपये भी अगर मान लिया भाई यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, तो उसका भी बेनिफिट है, उसका भी आपको फ़ायदा है। ओके, तो भाई आप मेरे ख्याल समझ गए कि रिसर्च के फील्ड में एंट्री के लिए भाई आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी, और पीएचडी में एडमिशन का भाई एक ही तरीका है, या नेट और जेआरएफ सबसे बेस्ट है भाई, क्योंकि आपको उनका जो एंट्रेंस है वो क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। आप इवन आईआईटीज़ में डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं तीसरा, हाँ, इंडस्ट्रीज़। क्योंकि भाई अरे यहाँ पर क्योंकि भाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं और रिसर्च का ये टॉपिक थोड़ा भाई कंबाइंड था, तो मैंने आपको बता दिया। ओके भाई, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा है, नेट जेआरएफ केमिकल साइंस का स्कोप। अब हम देखते हैं आईआईटी गेट केमिस्ट्री का स्कोप, ठीक है। तो आपको ये साफ नजर आ रहा होगा। अब की बार हम पढ़ रहे हैं आईआईटी गेट केमिस्ट्री का स्कोप। तो आईआईटी गेट केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते टीचिंग के लिए। तो गेट का टीचिंग में कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती भाई आपको भाई यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपको भाई आईआईटी गेट क्वालिफाई करना मस्ट, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप सिंपली उसके लिए तो नेट ही है। लेकिन यहाँ पर आप 2 फील्ड्स में एंट्री कर सकते हो, रिसर्च में और इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि 2 फील्ड कॉमन है। वहाँ क्या था, टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर क्या है, रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज़। ओके, तो पहले देखते हैं रिसर्च कि आईआईटी गेट के बेसिस पे आप रिसर्च के फील्ड में कैसे एंट्री कर सकते हो। तो जिस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस की एग्जामिनेशन होती है, नेट वाले को भी और जेआरएफ वाले को भी, उसी तरीके से गेट वाले को भी एग्जामिनेशन होती है। यानी अगर आपका आईआईटी गेट क्वालिफाइड है, और मैं आपको बताऊं कि जो आईआईटीज़ हैं वो इसको प्रेफर करती हैं, आईआईटीज़ हैं वो तो इसको बहुत प्रेफर करती हैं। अगर मान लिया आपकी आईआईटी गेट में बहुत अच्छी रैंक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम स्पेशली कौन करती कंडक्ट, आईआईटी, क्योंकि ये एग्ज़ाम खुद आईआईटी ही भाई कंडक्ट करती हैं। तो वो जब बच्चों को सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो वो इस एग्ज़ाम को काफ़ी प्रेफर करती है। मतलब इसके मुकाबले तो जेआरएफ को तो इससे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन अगर किसी का मान लिया भाई सिर्फ नेट क्वालिफाइड है, और एक का मान लिया भाई नेट और गेट क्वालिफाइड है, या अकेला गेट क्वालिफाइड है, तो वो गेट वाले को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, ठीक है। तो भाई तो आप समझ गए कि भाई नेट जेआरएफ की तरह आईआईटी गेट को भी क्या है, एग्जामिनेशन है पीएचडी में एडमिशन के लिए, और उनको भी फिर फेलोशिप मिलती है, उसको बोलते हैं गेट जेआरएफ। और वो फेलोशिप तकरीबन नेट जेआरएफ के बराबर ही होती है, ठीक है। तो आईआईटी गेट क्वालिफाई करने के बाद भाई आप रिसर्च के फील्ड में एंट्री कर सकते हो इजीली, बिल्कुल नेट की तरह। हाँ, टीचिंग की आपके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन रिसर्च के फील्ड में, यानी रिसर्च के फील्ड में जो एंट्री पॉइंट होता है पीएचडी, उसमें एडमिशन आईआईटी गेट के बेस पे हो सकता है। मेरे भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट बाद में क्वालिफाई हो पाया, ठीक है, लेकिन वो आईआईटी
गेट क्वालिफाई करके जो डिफरेंट IITs हैं उनमें एडमिशन उन्होंने लिया है। ओके, IIT गेट के बेसिस पे, ठीक है। तो आप समझिए भाई, और भाई जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो भी रिसर्च के फील्ड में, अगर मान लिया भाई R&D ब्रांच के अंदर वो बच्चों को सिलेक्ट करनी है, ठीक, कई कंपनीज क्या करती हैं कि भाई वो R&D जो ब्रांच होती है, मान लिया सैमसंग की है, भाई LG की है, या भाई क्या बोलते हैं भाई सिस्का है, या ठीक है भाई फिलिप्स है, IBM है, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है भाई इंटेल है, गूगल है, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जब एडमिशन लेती हैं वो अपनी R&D ब्रांच के लिए भाई कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं, तो वो नेट JRF वाले बच्चों को भी ले लेती हैं, ठीक है। वो हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उससे भी CV स्ट्रॉन्ग होता है। सिमिलरली अगर आपका IIT गेट क्वालिफाइड है तो भी आपको भाई जो रिसर्च के फील्ड में डायरेक्ट जॉब्स होती हैं उनमें एडमिशन लेने में आपको हेल्प मिलती है, आपको ईजी रहता है। ओके, फिर हम देखते हैं भाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में आप कैसे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। IIT गेट का भाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या स्कोप है। जैसे मैंने आपको बताया था कि IIT गेट के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो रिसर्च के फील्ड में, तो आप एंट्री कर ही सकते हो, ठीक है। यानी कि आप PhD में तो आप एडमिशन ले ही सकते हो, लेकिन IITs इसको मैं आपको बताऊं प्राइमरली PhD में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट नहीं करती भाई। IITs इसको प्राइमरली कंडक्ट करती हैं MTech की सीटें फिल करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा भाई IITs मेनली 3 तरह के एग्जाम्स करती कंडक्ट, ठीक है। कौन से, एक तो आपका क्या बोलते हैं IIT JEE, ठीक है। तो IIT JEE के बेस पे क्या करते हैं, वो एडमिशन लेते हैं जो BTech और BE की सीटें होती हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उनकी सीटें फिल करने के लिए। सिमिलरली अगर IITs मान लिया अपनी भाई जो MTech की सीटें हैं वो फिल करना चाहती, तो वो क्या करें, तो वो क्या करती हैं कि वो ये IIT गेट का एग्जाम करती कंडक्ट, ठीक है। क्योंकि IIT गेट के बेसिस पे आप सीधे MTech में अप्लाई कर सकते हो, और MTech में आपको अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको भाई फेलोशिप भी मिलती है। यानी कि जो गेट JRF यानी कि गेट के बेसिस पे अगर आप PhD में एडमिशन लेते हो तो भी आपको फेलोशिप मिलती है, और अगर आप गेट के बेसिस पे MTech में एडमिशन लेते हो तो भी आपको फेलोशिप मिलती है। ये MTech में फेलोशिप हर जगह नहीं मिलती भाई, ये सिर्फ मिलती है IITs में। यानी कि अगर आपने गेट के बेसिस पे भाई किसी यूनिवर्सिटी में आपने MTech में एडमिशन ले लिया तो वहाँ पर कम चांसेस है कि आपको भाई IIT गेट के बेसिस पे MTech में फेलोशिप मिल जाए। ओके, तो भाई आप समझ गए ना कि IIT में जो 3 लेवल हैं, एक तो है ग्रेजुएशन लेवल, एक है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और एक है भाई क्या बोलते हैं डॉक्टरल लेवल। तो उनमें एडमिशन के लिए यानी कि BTech BE की सीटें फिल करने के लिए IIT यूज़ करती है, IIT भाई इस्तेमाल करती है JEE के एग्ज़ाम को। MTech की सीटें फिल करने के लिए IIT इस्तेमाल करती है क्या बोलते हैं IIT गेट के एग्ज़ाम को, और सिमिलरली PhD में सीटें फिल करने के लिए IIT इस्तेमाल करती है नेट JRF को, अपने एंट्रेंस को, और साथ में IIT गेट को। अब इनका जो ऑर्डर होता है, उनका ऑर्डर ये होता है कि IIT सबसे PhD में एडमिशन लेने के लिए, PhD की सीटें फिल करने के लिए, भाई IIT से PhD भी होती हैं, ठीक है। तो PhD की सीटें फिल करने के लिए IIT की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है नेट JRF को, उससे कम प्रायोरिटी होती है नेट को, और गेट को तकरीबन आप ये माने बराबर होती है, और सबसे कम प्रायोरिटी IIT देती है अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम को। तो आप खुद सोचें भाई कि JRF अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप IITs में सीधे PhD में एडमिशन ले सकते हो। और आप समझ सकते हैं भाई कि क्या बोलते हैं भाई इन एग्जाम्स के लेवल में आप ये मानें कि एग्जाम इजी होता है, एग्जाम इजी नहीं होता, एग्जाम बहुत टफ होता है, ठीक है। सिलेक्शन उतना ही मुश्किल होता है जितना आपका भाई IIT JEE में आपका सिलेक्शन मुश्किल होता है। क्यों भाई? क्योंकि JEE में तकरीबन आपको पता है 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और 10,000 सीटें होती हैं, समझे बात। तो 1% का वहाँ पर क्या है सिलेक्शन रेट। अब आपको हो गया भाई क्या बोलते हैं यहाँ पर तो कम बच्चे अप्लाई करते हैं, MSc भाई कम बच्चे करते हैं। अगर MSc भाई कम स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सीटें भी कम होती हैं नेट JRF की। हर 6 महीने बाद 1 लाख के आसपास बच्चे अप्लाई करते हैं नेट JRF के लिए, और वहाँ पर 1000 सीटें होती हैं। तो 1000 यहाँ भी क्या हुआ,
यानी कि 1 लाख का 1% भी क्या होता है 1000, और 10 लाख का 1% क्या था 10,000। तो यानी कि सिलेक्शन उतना ही मुश्किल यहाँ पर होता है, सिलेक्शन उतना ही मुश्किल वहाँ पर होता है। हाँ, डिफरेंस ये होता है, कई बार ये होता है, मैंने कई बार देखा कि भाई IIT JEE में कई बच्चे मान लिया, किसी का भाई मान लिया भाई फिजिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मान लिया फिजिक्स बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्ट उसका वीक है, ठीक है, या उसके 2 सब्जेक्ट वीक है, तो वो JEE क्वालिफाई नहीं कर पाता, हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया भैया आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो आप आगे जाके भाई, क्योंकि नेट में सिर्फ आपका वो सिंगल सब्जेक्ट ही होता है, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आते, तो आप यहाँ पर आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, फ्री फाइट कर सकते हो भाई, समझे बात। यहाँ पर ये नहीं भाई आपने हर चीज़ में एवरेज सा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो तो आप उसको बिल्कुल भाई क्या बोलते हैं, उसको आराम से कवर कर सकते हो। ओके, तो आप समझ गए बात। तो भाई रिसर्च के फील्ड में एंट्री के लिए भाई आप मेरे ख्याल समझ गए। दूसरा भाई इंडस्ट्रीज, मैंने आपको बताया ना कि भाई जो IITs हैं गेट का एग्जाम देती, जिसे आप JEE करके BTech करके और प्राइवेट कंपनीज में एंट्री करते हो, ठीक है, आपको पैकेज मिलते हैं 20-30 लाख के, बिल्कुल वैसे ही आप IIT गेट क्वालिफाई करके अगर आपको भाई प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा आपके पास एक ऑप्शन है कि आप IIT गेट करके, ठीक है, और आप क्या बोलते हैं MTech करके IITs से आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से MTech करके और आराम से जो प्राइवेट सेक्टर है, जो जो कंपनीज उनमें एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो भाई हमने स्कोप दोनों के पढ़ लिए हैं, IIT गेट के भी और नेट JRF और IIT गेट के भी, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई स्ट्रक्चर कि इन दोनों एग्जाम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन दोनों एग्जाम्स में किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। ओके, तो पहले हम भाई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं नेट JRF का, ठीक है। तो भाई नेट का स्ट्रक्चर आप ये देखें कि नेट के स्ट्रक्चर में मेनली क्या आता है कि नेट का एग्जाम, चलो भाई स्ट्रक्चर में पहले आपको बताते हैं कि नेट का एग्जाम कितने बारी होता है, ठीक है। आप ये तो आप समझ गए कि भाई एग्जाम नेट का उसके स्कोप क्या है। स्कोप पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो भाई नेट का जो एग्जाम है वो भारत सरकार साल में 2 बारी करती कंडक्ट, ठीक है, एक बारी जून में और एक बारी भाई दिसंबर में, ठीक है। और इसीलिए हम भी साल में 2 ही बैच करते हैं कंडक्ट। एक हमारा बैच होता है अप्रैल से लेके मई तक, दूसरा हमारा बैच होता है जुलाई से लेके नवंबर तक। यानी कि हम भी फिर साल में 2 ही बैच करते हैं कंडक्ट। अरे जैन से लेके मई तक वाला जो बैच है हमारा भाई, वो तो होता है जून वाले एग्जाम के लिए, और जुलाई से लेके नवंबर तक वाला जो हमारा बैच है वो होता है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। यानी कि 5-5 महीने के हम साल में 2 बैच करते हैं कंडक्ट। ओके, यानी कि भाई जिसको जो सूट करे भाई स्टूडेंट्स वो जो बैच अटेंड कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात ये भाई कि यहाँ पर आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ता। तो ये भाई नीट की तरह या JEE की तरह ये नहीं कि साल में 1 बार होता है, साल में 2 बार होता है। तो अगर मान लिया किसी वजह से कई बार बच्चे नहीं बोलते हैं कि भाई हम परफॉर्म नहीं कर पाए, हमने भाई रोल नंबर गलत फिल कर दिया, ये है वो है, हम एग्जाम में लेट पहुँचे, और ऐसा होता भी है कई बार भाई। वहाँ पर जो परफॉर्मेंस का जो दबाव होता है उसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है हम उसके अकॉर्डिंग स्कोर नहीं कर पाते। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती। अगर मान लिया आपने एक बार एग्जाम दिया और आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो एटलीस्ट भाई आपको एक एक्सपीरियंस तो हो गया, और वो एक्सपीरियंस फिर आपको बेनिफिट करता है, बेनिफिशियल होता है दोबारा एग्जाम देने के लिए। दोबारा आप एग्जाम देते हो तो आप उतना ज़्यादा आपके अंदर क्या बोलते हैं हड़बड़ाहट, जो घबराहट वो नहीं होती जितना पहली बारी में होती है। ओके, तो इसकी ये भाई इसकी एक अच्छी बात है, ठीक है ना। यानी कि एग्जाम साल में 2 बारी होता है। तो एक बार नहीं हुआ तो फिर से भाई एज लिमिट इसकी जनरल कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ कि जो बॉयज़ हैं उनके लिए होती है 28 ईयर्स और गर्ल्स के लिए होती है 33 ईयर्स। और अगर आप मान लिया भाई कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 5 साल का आपको भाई उनके लिए भी क्या होती है 33 ईयर्स। नेट के लिए अप्लाई करने की कोई लिमिट नहीं होती, एज लिमिट नहीं होती, ठीक है। नेट 40 साल की उम्र में भी आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप 50 साल की एज में भी आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। तो अपना दिमाग में आप ये रखें कि जितना जल्दी अगर आप अप्लाई करो आपको उतना ही बेनिफिट है, जितना आप लेट करेंगे उतना आपको नुकसान होगा।
ओके, तो भाई एग्ज़ाम साल में 2 बार ही हो गया आपका। और दोनों एग्ज़ाम में क्या होता है भाई, जो ये एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है, इसमें तीन पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो चलिए हम देखते हैं भाई पार्ट ए। पार्ट ए में आते हैं 20 क्वेश्चंस। पार्ट ए में क्या आते हैं आपके 20 क्वेश्चंस। और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये केमिस्ट्री के नहीं होते, ये क्वेश्चंस आपके होते हैं क्या बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड। इसमें आपका, मैं आपको बताऊं, मेनली आपसे पूछा जाता है मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे नहीं आपका भाई, आपके भाई बहन अगर मान लिया कोई सीजीएल के लिए कोई अगर प्रिपेयर करने लग रहा है, ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन होंगे नहीं तो रीजनिंग के, वैसे क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो पार्ट ए में आप क्या आते हैं भाई, पार्ट ए में आप क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चंस आपने, और यहाँ पर अटेम्प्टेबिलिटी क्या होती है 15 क्वेश्चन, क्या यानी कि आपने 20 में से आपने 15 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपके हो गए भाई 30 मार्क्स, यहाँ से हो गया आपके भाई। पार्ट बी और पार्ट सी में आती है टोटल केमिस्ट्री। पार्ट बी में और पार्ट सी में भाई सारी क्या आती है आपकी केमिस्ट्री आती है, और इन 40 में से आप 35 क्वेश्चन कर सकते हो, एक क्वेश्चन भी 2 नंबर का होता है, यहाँ पर हो गया आपके भाई 70 मार्क्स, ठीक है। और पार्ट सी में क्या होता है आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं और आपने करने होते हैं, और 60 में से, और ये ध्यान रखें भाई, ये 40 में से क्या होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इन 40 में से पार्ट बी में जो 40 क्वेश्चन है उसमें से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल वो बराबर बराबर आती है भाई, समझे बात। सिमिलरली पार्ट सी में जो क्या आते हैं आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या होते हैं 20 ऑर्गेनिक, 20 इनऑर्गेनिक और 20 क्या होते हैं फिजिकल। तो 60 में से आप 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 100 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए टोटल आपके मार्क्स हो गए 200 मार्क्स, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 200 आपकी मेरिट होती है। और मैं आपको बताऊं भाई जनरली होता ही है कि अगर आप 200 में से तकरीबन 100 नंबर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका नेट होता है, यानी अगर पेपर ठीक ठाक है, मैं आपको बता रहा हूँ जनरल जो भाई क्या बोलते हैं डेटा है, अगर आपने 200 में से अगर आपने 100 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं जनरल कैटेगरी में तो आपका नेट हो जाएगा, और 110 में आपका जेआरएफ हो जाएगा। यानी कि तकरीबन आप ये देखोगे कि नेट में और जेआरएफ में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 10 नंबर का होता है, ठीक है। 10 नंबर में ही आप जेआरएफ लिस्ट में पहुंच जाओगे, ठीक है, और 10 नंबर आप पे कम आए तो आप भाई आपका नेट हो पाता है, ठीक है। अगर पेपर बहुत मुश्किल हो तो मैंने ये भी देखा है कि 90 में भी क्या हो जाता है नेट जनरल कैटेगरी में, और 100 में फिर क्या होता है जेआरएफ। अगर पेपर बहुत ईजी है तो 110 में अगर नेट है तो 120 में क्या होगा जेआरएफ, समझे मेरी बात। भाई कैटेगरी में ये जो स्कोर है वो कम होता है, ओके। और ये आपने ध्यान रखना है। तो पार्ट में आपका सारा क्या आता है जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, ठीक है। और भाई पार्ट बी में और सी में पे क्या आती है केमिस्ट्री आती है। अब पार्ट बी में 40 में से 1/3 क्वेश्चन क्या होंगे ऑर्गेनिक, 1/3 फिजिकल, 1/3 इनऑर्गेनिक। और सिमिलरली भाई पार्ट सी में क्या होगा 1/3 ऑर्गेनिक, 1/3 फिजिकल, 1/3 इनऑर्गेनिक। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि भाई बहुत सारी ऑर्गेनिक आई हुई थी। मैं हमेशा बोलता हूँ आई हैव बीन टीचिंग केमिकल साइंस सिंस एंशिएंट टाइम्स। मैं भाई प्राचीन काल से भाई केमिकल साइंस पढ़ाता रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। मैंने हड़प्पा काल में पढ़ाया है, मौर्य काल में पढ़ाया है, और मतलब आप समझ गए मेरी बात। तो भाई मतलब इतने वक्त से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ये चीज़, और हर बार ये बच्चे बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक ज़्यादा आई हुई थी। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास पेपर लेके आओ और क्वेश्चंस काउंट करो आप पार्ट सी के, तो हर बार क्या मिलता है 1/3 क्वेश्चन ही क्या मिलते हैं ऑर्गेनिक के, और 1/3 ही इनऑर्गेनिक और 1/3 ही फिजिकल के। फिर वो कहते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है हर बारी। मैं इनको बता भाई बात ऐसी होती है कि ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें क्योंकि बेंजीन रिंग होते हैं भाई, उसके डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, और उसमें जो स्टेटमेंट होती है वो लिखने में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है। एक पेज पे अगर आप इनऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन लिख सकते हो ना, तो ऑर्गेनिक के 5 ही आएंगे, ऑर्गेनिक के 4 ही आएंगे भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। वहाँ पर आपने एक रिएक्शन लिखी भाई, वहाँ पर 4-5 आपने रिएजेंट डाल दिए, ठीक है, आपने रिएजेंट वहाँ पर डाल दिया, आपने कुछ भाई प्रॉपर्टीज़ दिखाई, तो वो आधा पेज तो वैसे ही ना घेर लेगा वो। तो जब बच्चे पेजेस पलटते हैं ना, तो वहाँ पर क्योंकि इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन तो उतने ही हैं, लेकिन भाई क्योंकि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते तो उनके पेजेस वो तो 2-3 पेजेस पलटते ही इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस खत्म, 2-3 पेजेस पलटते ही फिजिकल के क्वेश्चंस खत्म। लेकिन खूब सारे पेजेस पलटने पड़ते हैं जब जाके भाई ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस उनको भाई दिखाई देना बंद होते हैं, तो उनके दिमाग में फिर क्या होता है कि भाई ऑर्गेनिक ज़्यादा होती है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप कभी भी चेक कर लें, क्योंकि ये खुद CSIR ने बोल रखा है कि भाई हम तीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है।
उतनी ही क्या आएगी आपकी ऑर्गेनिक, उतनी ही फिजिकल, उतनी ही इनऑर्गेनिक। हाँ, और ये कोई कंडीशन नहीं होती आपके ऊपर भाई कि अगर आपकी जो स्पेशलाइजेशन हो ऑर्गेनिक है तो आपने ऑर्गेनिक की अटेम्प्ट करनी, नहीं। आपकी स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से कोई भी 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें। ओके, तो आप खुद सोचें, पार्ट से भी 60 क्वेश्चन आते हैं, तो इतनी बड़ी चाय है ये, अगर आपने मिस कर दे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होएगा भाई, ठीक है। और मैं कहता हूँ हमारे भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट सी में 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। आप खुद सोचें, अगर आपके पार्ट सी में 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं, तो अगर आपने पार्ट बी में अगर आपने 60 में से आपने मान 25 क्वेश्चन कर दिए, तो आपके क्या हो गए, 100 मार्क्स तो ये हो गए भाई। और ये 40 और 20, 60 में से अगर आपने मान लिया भाई आधे क्वेश्चंस भी कर दिए, आपने 30 भी कर दिए, आपने मानो भाई आपने 40 और 20, 60 में से आपने सिर्फ 20 क्वेश्चन भी कर दिए, तो 40 नंबर हो गए आपके 140, यानी कि आप JRF आपका टॉप 50 में, टॉप 100 में आपकी रैंक क्या हो जाएगी, कन्फर्म्ड, ठीक है। तो एग्जाम पास करने के लिए आप पार्ट सी को कभी भी नेगलेक्ट ना करें। पार्ट सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कवर किए बिना आप भाई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो भाई ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं भाई स्ट्रक्चर ऑफ IIT गेट। IIT गेट में कितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे वहाँ पर पार्ट A, B और C थी ना, और पार्ट ए में सिर्फ क्या था, जनरल एप्टीट्यूड। तो सिमिलरली IIT गेट में भी सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं। और ये अपने ध्यान रखना है, वहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शंस थे भाई, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं होते। IIT गेट में ऑप्शंस नहीं होते भाई, समझे बात। यहाँ पर 65 क्वेश्चन होते हैं, और 65 के 65 ही क्या होते हैं, कंपलसरी। कंपलसरी मतलब ये नहीं आपने अटेम्प्ट करना ही है, मतलब यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं होता भाई। जैसे वहाँ पर कोई पार्ट सी में 60 में से आपने 20 ही करने होते हैं, यहाँ पर जितने हैं वो हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिलता भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10 क्वेश्चन। तो पार्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं। ये क्या होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के। कुछ है कि यहाँ पर भाई इंग्लिश भी पूछे थे, लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड, यानी यहाँ पर भी क्या होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन। ओके, तो 10 में से 5 होते हैं 1 नंबर के, 5 नंबर ये हो गए आपके, और 5 होते हैं 2 नंबर, 10 नंबर आपके ये हो गए भाई। और पार्ट बी में यहाँ पर ये क्या होती है, पूरी केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री। और इन 55 में से क्या होता है, 25 तो क्या होते हैं 1 मार्क्स, 25 हो गए, और 30 क्या होते हैं 2 मार्क्स, यानी कि 60। तो भाई यहाँ पर कितने मार्क्स हो गए आपके टोटल लेवल पर, यहाँ पर आपके मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स, यानी कि आउट ऑफ 100 आपको भाई यहाँ पर स्कोर करना पड़ता है। ओके, और ये ध्यान रखो भाई IIT गेट का एग्जाम साल में 1 ही बार होता है, बाकी एग्जाम्स की तरह साल में 2 बार नहीं होता, ठीक है। एक ही बार आपका एग्जाम होएगा। ओके, और तकरीबन जो मेरिट लगती है IIT गेट की, वो लगती है अगर आप आउट ऑफ 100 30 स्कोर कर लेते हैं। 30 में आप ये मानिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि IIT गेट में नेगेटिव मार्किंग 2/3 होती है, और नेट JRF के अंदर नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, 1/4। नेट में तो आप फिर भी वही चांस ले सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपने भाई तुक्का लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 1/4 ही क्या है, नेगेटिव मार्किंग। लेकिन IIT गेट में नेगेटिव मार्किंग होती है 2/3, यानी अगर आपने भाई एक क्वेश्चन अगर आपका गलत है तो उसके मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही नहीं, लेकिन जो आपका स्कोर बनता है ठीक क्वेश्चन से, उसमें से 2/3 उस क्वेश्चन के नाम के भी क्या हो जाएंगे। यानी कि अगर मान लिया आपने 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो 0.67 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ओके, तो IIT गेट में भाई जो गैम्बलिंग है उसके चांसेस यहाँ पर बहुत ही कम है। ओके, अब हम देखते हैं भाई स्ट्रेटजी, ठीक है, कि भाई चलो हमने भाई एग्जाम्स का जो स्कोप है वो तो पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया भाई, ठीक है। अब आप पूछो कि इनको एग्जाम को पास, हमारा जो ये बैच है, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहती है इन एग्जाम्स को पास करने की, हम किस तरीके से भाई हम क्या रूट फॉलो करेंगे इन एग्जाम्स को पास करने का, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है इन एग्जाम्स को पास करने की, तो हमने केमिस्ट्री को, जो केमिस्ट्री है नेट JRF केमिकल साइंस और IIT गेट केमिस्ट्री क्वालिफाई करने के लिए जो केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है, हमने वो केमिस्ट्री टोटल भाई 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, ठीक है। ओके, ये हमारी स्ट्रेटजी हुई। तो उसमें से पहला क्या है, एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा आपका भाई क्या है, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपकी जो क्या बोलते हैं लेक्चर सीरीज। तीसरी आपकी लेक्चर सीरीज होती है
एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट में आपको पढ़ाई जाएगी एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप समझे मेरी बात? यानी कि भाई जितनी भी केमिस्ट्री है नेट क्वालिफाई करने के लिए हम उसको 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भाई एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब देखते हैं भैया एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है। ठीक, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। ओके, तो भाई एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें आपको जो एडवांस लेवल की जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसको हमने टोटल बांटा है 13 चैप्टर्स के अंदर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई चैप्टर्स का जो नाम है, ठीक है, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। जो ये फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, भाई ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बिना मैथमेटिक्स के केमिस्ट्री सीखना, फिजिक्स सीखना इम्पॉसिबल है। कोई ये बोले भाई कि कोई गंजा आदमी ये बोले कि मेरा भाई मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, भाई वो हेयर स्टाइल नहीं होता। ये चीज़ आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, तो सिमिलरली कोई ये बोले ना कि मुझे भाई जैसे कोई गंजा ये बोले मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा, तो हंसने की बात होती है। तो सिमिलरली कोई ये कहे ना कि भाई मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता और मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ या उसका भ्रम है, ये इल्यूजन है। क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के आप केमिस्ट्री को, फिजिक्स को आप सीख ही नहीं सकते। क्योंकि भाई एक बात बोलते हैं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। ठीक है, मैथमेटिक्स के बिना आप चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। जो नेचर है, जो कानून है कुदरत के, उनको आप नहीं समझ सकते बिना मैथमेटिक्स। इसीलिए आपको मैं बताऊं कि जो IITs हैं वो तो मेडिकल साइड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ ही नहीं करते MSc केमिस्ट्री करने के लिए। आपने पढ़ा होगा ना DU के अंदर, भाई DU के अंदर सिर्फ नॉन मेडिकल वाले ही अप्लाई कर सकते, जो भाई जिनके पास BSc का था मैथमेटिक्स, वही IITs में अप्लाई कर सकते हैं MSc केमिस्ट्री के लिए। मेडिकल साइड वाले स्टूडेंट्स भाई MSc केमिस्ट्री नहीं कर सकते DU से और IITs से, क्योंकि वहाँ के जो प्रोफेसर उनको पता है, ये बात। वही अगर इनको मैथ्स नहीं आता तो इनको केमिस्ट्री सिखाना क्या है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि वहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। लेकिन भाई क्योंकि हमारे पास भाई बच्चे सारे ही आते हैं, भाई मेडिकल साइड के भी होते हैं, नॉन मेडिकल साइड के भी होते हैं। ठीक है, तो हम तो भैया ऐसे भाई क्या बोलते हैं, हाथ खड़े नहीं कर सकते ना कि भाई बिना मैथ वाले आप हमारे पास नहीं आओ। ठीक है, तो इसीलिए भाई फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही क्या होता है, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स। यानी कि यहाँ पर आपको वो सारा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा जो कि आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा भाई क्वांटम मैकेनिक्स। आप ये बताओ, अगर किसी को भाई डिफरेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं आती, कैलकुलस नहीं आता, टेलर सीरीज नहीं आती, मैक्लॉरेन सीरीज नहीं आती, और वो बच्चा ये बोले भाई मुझे क्वांटम आती है, इज इट पॉसिबल? और क्वांटम अगर आपको नहीं आती, आपको पता है जो भाई क्या बोलते हैं मॉडर्न केमिकल साइंस है, वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। समझे बात? जो क्वांटम थ्योरी, जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है, उसी को तो हम यूज करते हैं। जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, उसी को तो हम इस्तेमाल करते हैं। समझे बात? जितने भी मॉडर्न केमिकल साइंस के अंदर जो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट, उनको एक्सप्लेन करने के लिए भाई, चाहे आपका केमिकल बॉन्ड, चाहे आपकी भाई एटॉमिक प्रॉपर्टीज है, चाहे आपकी भाई मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज एज वेल एज एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो आप खुद बताएं क्या आप बिना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस के, यानी कि बिना कैलकुलस से क्या आप क्वांटम सीख सकते हो? यानी कैलकुलस सीखना पहली कंडीशन, उसके बाद आपको क्या आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसलिए भाई पहला चैप्टर आपका क्या है, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। यानी कि यहाँ पर आपको क्वांटम का मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया भाई। जैसे आपको अगर क्या पढ़नी है, ग्रुप थ्योरी, तो आपको जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वो आपको आनी चाहिए भाई। ठीक है, ओके। और भाई क्या बोलते हैं, जो डेटा एनालिसिस है वो आपको पता होना चाहिए भाई। साइंटिफिक डेटा को एनालाइज करने के लिए जो एरर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ये अगर आपको नहीं मालूम तो कैसे आप साइंटिफिक डेटा की जो रिलायबिलिटी उसे मालूम कर पाओगे। ओके, ग्राफ थ्योरी के बिना क्या केमिकल काइनेटिक्स को सीखा जा सकता है क्या? अगर आपको नहीं पता एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है, लीनियर ग्राफ कैसा होता है, और आप बोलो भाई कि मुझे काइनेटिक्स पढ़नी है, तो आप ये वही बात हो गई कि भाई कोई गंजा इंसान ये बोले कि भाई मुझे एक बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाना है। विग भी नहीं, गंजा है बिल्कुल, और क्या बोल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा क्या बनाना है, हेयर स्टाइल। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो सिमिलरली बिना मैथमेटिक्स के भाई आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। इसीलिए हमने पहला चैप्टर ये रखा हुआ मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री। यानी कि यहाँ पर वही
वो सारा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी सीखने के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन फिर एक बात और होती है, क्योंकि पार्ट ए में भी क्या आता है आपका मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर हमने ये एक तरह से 2-in-1 पैकेज है। देखो बाकी आप कहीं पर भी पढ़ते हो, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने देखा भाई ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री के अलावा भाई कहीं कोचिंग वगैरह देते भी हैं तो वो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ाते। जो पार्टी है उसकी कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते, समझे बात। लेकिन पार्टी भाई आप उसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसका स्कोर 30 भाई, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपने 15 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो वहां पर 30 नंबर आपके भाई साफ साफ। क्या इतने ज़्यादा एक तरह से भाई पोर्शन को आप अवॉइड कर सकते हो? आप खुद सोचें। तो इसलिए हमने क्या कर रखा है कि हमने इसमें जो मैथमेटिक्स भाई पार्ट ए के अंदर हमने वो मैथमेटिक्स तो ऐड कर ही रखा है जो कि केमिस्ट्री सीखने के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन हमने वो मैथमेटिक्स भी ऐड कर रखा है जो कि पार्ट ए के अंदर आता है। जैसे आपकी वही एपी सीरीज है, जीपी सीरीज है, आपकी वही क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, वो सारी की सारी। और साथ में हमने क्या किया कि पार्ट ए में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना पुराने, वो हमने सारे सॉल्व कर रखे। तो यानी कि जो पहला चैप्टर हमारा ये मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री, ये एक तरह से 30 मार्क्स का है, ठीक है बात। ये 30 नंबर वही पूरे यहाँ पे कंप्लीट, ये अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो आपके 30 में से अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो 30 में से आप बहुत इजीली 20-25 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और आप भाई अच्छे से पढ़ते हो बहुत अच्छे से, तो आप 30 में से 30 भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 20 में से आपने भाई, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 15 आपने करने हैं, तो जिसका भी मैथमेटिक्स अच्छा है भाई, वो 20 में से 15 क्वेश्चन करना उसके लिए बहुत ईजी होता है, समझे बात। तो आप समझे बात। तो ये एक तरह से एक तीर से 2 शिकार की तरह है, समझे बात। वो कहते हैं ना भाई किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ठीक है, कि भाई एक तीर से 2 शिकार, कि इससे भाई केमिस्ट्री सीखने के लिए, यानी मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री पढ़ने से हमारा केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स तो कवर अप हो ही जाएगा, लेकिन साथ में हमारा क्या कवर अप हो जाएगा, कंप्लीट पार्टी, ओके। और ये भाई सारा आपको पढ़ाया जाएगा। और भाई उसके बाद आपको पढ़ाई जाएंगी ओल्ड क्वांटम थ्योरी, ठीक है, फिर आपको भाई जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है और उसका एप्लीकेशन सिंपल सिस्टम्स के ऊपर, फिर आपको भाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, फिर आपको पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, फिर आपको पढ़ाएंगे हम भाई ग्रुप थ्योरी। जब आप इसको पढ़ चुके होंगे तो 6th चैप्टर आपका क्या है, ग्रुप थ्योरी। 7वां क्या है आपका, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया, सरफेस केमिस्ट्री एंड कोलाइड्स एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। ये मानो भाई फिजिकल का ऑलमोस्ट भाई सारा आपका भाई क्या हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा भाई, ये 13 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है बात। और इसके बाद आपको पढ़ाई जाएगी भाई हमारी दूसरी जो लेक्चर सीरीज होएगी, उसको हम बोलते हैं एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बताओ क्या है आपके एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके भी टोटल क्या होते हैं 15 चैप्टर्स। और इन 15 चैप्टर्स में आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक, भाई पहला चैप्टर का आप नाम देखें, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और फिर आपकी भाई क्या बोलते हैं जो भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। 8वां आपका क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब और 9th क्या आपका भाई, अरे लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। फिर आपके भाई जो मेन ग्रुप कंपाउंड्स आपके बचिए, ठीक है। फिर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, एसिड बेस, क्लस्टर कंपाउंड्स। और 15th आपका चैप्टर क्या होगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी कि भाई ये 15 चैप्टर्स आपने क्या पढ़ने पड़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने के लिए। थोड़ा आपको इसको भाई और भी ज़्यादा आपको भाई डिटेल्ड आपको पढ़ाई जाएंगे आगे, ठीक है। अब देखें भाई नेक्स्ट फिर क्या होता है एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे
फिजिकल में आपके चैप्टर से 13 भाई, इनऑर्गेनिक में आपके चैप्टर से 15। ठीक है, तो 13 चैप्टर्स आपके थे भाई इनऑर्गेनिक के, सॉरी फिजिकल के, प्लस 15 चैप्टर्स आपके भाई इनऑर्गेनिक के। अब 17 चैप्टर्स आपके क्या हैं ऑर्गेनिक के, 17 चैप्टर्स पे। ओके, इनमें आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको चीज़ पढ़ाई है, और फिर भाई बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस्ड तक। पहला आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर। फिर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, और फोर्थ आपका है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक के अंदर दिक्कत क्या है, इसके अंदर बहुत सारा सिलेबस होता है, और उसको कवर करने के लिए जो अप्रोच होती है अगर हमारी वो सही नहीं है, तो हम कितना एफर्ट लगा लें चीज़ों को दिमाग में कभी भी कंटेन नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक को मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको मेनली अगर हमारे बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम छोड़ दें, तो ऑर्गेनिक जो जनरली जो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोलते हैं, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, और दूसरा होता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बात। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का जो पार्ट होता है वो हमने 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, हिस्ट्री, नोमेनक्लेचर। उसके बाद इसमें भी आपको जो डेफिनेशन है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो पढ़ाया जाएगा, और साथ में आपको भाई सभी का नोमेनक्लेचर, जितने भी आपके भाई फंक्शनल, जितने भी टाइप के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, चाहे आपके भाई सिंपल फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, चाहे आपके स्पाइरो कंपाउंड्स हैं, या आपके बाइसाइकिल कंपाउंड्स हैं, सब कुछ। ठीक है, फिर आपके क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको भाई जो ऑर्गेनिक के अंदर जो इफेक्ट्स होते हैं बेसिक, टोटोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म है, समझे, सॉरी टोटोमेरिज्म है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है, समझे बात, एच बॉन्डिंग है, ओके, कोवलेंट बॉन्डिंग है, वंडरवाल फोर्सेज है, वो सब कुछ आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर आपको भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन उसका सिर्फ स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी वाला पार्ट। ठीक है, कि भाई जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रिएक्टिविटी को अफेक्ट करती है। ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, समझे बात भाई, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। ओके, ये सब चीज़ें भाई, ठीक है ना। आपकी ये जो आपकी भाई ये हेमट इक्वेशन वगैरह होती हैं आपके भाई, ये जो होमर्स पोस्टुलेट्स हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है ना बात। और फिर हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जब आप ये 4 चैप्टर आप पढ़ लोगे तो ये 4 चैप्टर भाई इसी ऑर्डर में पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद जो मैं आपको बताऊं, फिर आपको बताएं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि फिर जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन पार्ट को बांटने के भाई इसको पढ़ने के कई तरीके होते हैं। जो रिएक्शन पार्ट है, एक तो आप उनको पढ़ते हो नेम रिएक्शन के बेसिस पे, ठीक है, नेम रिएक्शंस भाई। लेकिन क्योंकि शुरुआत में जब डिफरेंट रिएक्शंस को क्लासीफाई किया गया था, वो नेम रिएक्शंस के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, क्योंकि जल्दी ही बहुत सारी रिएक्शन आ गई, तो नेम रिएक्शन के बेसिस पे उनको बांटना मुश्किल होने लग गया। ठीक है, तो फिर उनको बांटने लगे रिएजेंट के बेसिस पे कि इनमें रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसीलिए आप पढ़ते हो ना कि भाई कई बुक्स में तो नेम रिएक्शंस के बेसिस पे भाई रिएक्शंस को बांटा होता है, कई में रिएजेंट्स के बेसिस पे भाई कि इस रिएजेंट के रिएक्शंस हैं, इस रिएजेंट के रिएक्शंस हैं। और जो तीसरा तरीका होता है वो होता है फंक्शन ग्रुप के बेसिस पे, जो आप बीएससी में फॉलो करते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई ये कार्बोक्सिलिक जो डेरिवेटिव हैं वो ये हैं भाई, ठीक, अमाइड्स की रिएक्शंस ये आ गई भाई अब, ठीक है, कीटोन्स की ये आ गई, एल्डिहाइड्स की ये आ गई भाई, एस्टर्स का चैप्टर ये है, इजंट इट, एनहाइड्राइड्स का चैप्टर ये है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को बांटा होता है किसके बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है रिएक्शंस को पढ़ने का, अरे भाई रिएक्शंस को उनके विद मैकेनिज्म, आपको गए रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ चुके होंगे भाई, यहाँ पर ये रिएक्शन मैकेनिज्म के क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स हैं, समझे बात। आप रिएक्शंस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म कि उस रिएक्शन कैसे ऑपरेट कैसे करती है वो आप पढ़ोगे कहाँ पर भाई, रिएक्शन वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी एस्पेक्ट है, उसका जो क्या बोलते हैं भाई, जो स्टेप टू स्टेप जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो आपने भाई पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन पार्ट के अंदर। ओके,
तो जो लास्ट में जो बेस्ट तरीका होता है रिएक्शंस को बांटने का वो होता है मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो मैकेनिज्म के बेसिस पे आप रिएक्शन को भाई टोटली 5 सेक्शंस में आप बांट सकते हो, आपको पता है। एक तो आपको पता है भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, पहले आप कौन सी भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरे आपकी क्या है एडिशन रिएक्शंस, तीसरी आपकी क्या है एलिमिनेशन रिएक्शंस, और चौथी आपकी क्या है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है, और पांचवी आपकी होती हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो हमने क्या किया भाई ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शंस का भी हमने एक चैप्टर बना दिया, क्योंकि ये कोई ज़्यादा लेंथी पार्ट नहीं होता। एलिमिनेशन रिएक्शंस का भी हमने क्या बना दिया एक सिंगल चैप्टर। लेकिन क्योंकि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं तो इनका एक चैप्टर बहुत लेंथी हो जाता, तो हमने जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की फर्दर टाइप्स होती हैं उनके अलग अलग हमने क्या किया चैप्टर बना दिए। अब देखिए सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स, ये भी रीअरेंजमेंट है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये भी क्या है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। मेटाफिसिस रिएक्शंस भी क्या है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। 1-2 रीअरेंजमेंट्स। तो जो ये 4 चैप्टर हैं ये सारे के सारे क्या है भाई रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, सिमिलरली जो एडिशन रिएक्शन होती हैं वो भी उनका भी डोमेन भी काफ़ी लेंथी होता है भाई। कायदे से देखें तो 9 चैप्टर से हमारे यहाँ पर काम चलता, चैप्टर 1, 2, 3, 4 तो ये हो गए भाई हमारे, ठीक है, और एक हमारा क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन, रेडॉक्स। लेकिन भाई रेडॉक्स और एलिमिनेशन इनके हमने बनाए हैं सिंगल चैप्टर, लेकिन रीअरेंजमेंट की जो सब टाइप होती हैं उनसे हमने क्या बना रखे हैं चैप्टर्स, क्योंकि रीअरेंजमेंट रिएक्शन का डोमेन बहुत लेंथी है। सिमिलरली एडिशन रिएक्शन को हमने क्या कर रखा है ऐसे, एक तो क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। समझ गए बात, ये 4 चैप्टर आपको किसके हो जाएंगे एडिशन रिएक्शंस के। ओके, सिमिलरली भाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डोमेन बहुत बड़ा है, लेंथी है, तो उसका अगर हम एक चैप्टर बनाते हैं तो भाई वो एक चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता और आपको उसको समझने में आपको दिक्कत पेश आती। तो हमने क्या किया उसको फर्दर हमने बांट दिया 3 चैप्टर्स में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और तीसरा आपका है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आपके दिमाग में आएगा भाई कि हमने अब पेरी तो हमने पढ़ी ही नहीं, पेरिसाइक्लिक। आप ये 17 चैप्टर्स आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको भाई अलग से और कोई ना तो आपको रिएजेंट्स पढ़ने की ज़रूरत, ना ये आपको नेम रिएक्शंस पढ़ने की ज़रूरत, ना ये आपको फंक्शन ग्रुप पढ़ने की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि वो सारा इसी के अंदर क्या है इनबिल्ट। फॉर एग्जांपल जब हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो क्या होती है नेम रिएक्शंस, वो हम इसके एंड में पढ़ेंगे। समझे बात। सिमिलर जब हम क्या पढ़ेंगे, मान लिया भाई क्या बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हुए हम क्या करेंगे कि भाई जब सारी की सारी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस पढ़ लेंगे तो जो स्पेशल टाइप्स होती हैं, जो नेम रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपकी भाई क्या बोलते हैं डायलाइड रिएक्शन है, वो इसके एंड में पढ़ेंगे। समझे बात। सिमिलरली हमने पेरिसाइक्लिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमने इनको वैसे बांटा ही नहीं है। क्योंकि आप खुद देखो भाई पेरी के क्या होते हैं 3 पार्ट, इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लो एडिशन और भाई सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब क्योंकि साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है तो उसको हमने कहाँ पढ़ लिया एडिशन रिएक्शंस के अंदर। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या है एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो उसे हमने कहाँ पढ़ लिया रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंदर, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के नाम से जो हमारा चैप्टर है। ओके, और सिमिलरली भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस भी क्या है रीअरेंजमेंट्स होते हैं एक तरह के, तो उनको हम कहाँ पढ़ेंगे। तो आपको पेरी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पेरी ही पढ़ाई जा रही है आपको भाई। फिर आपको हो गया भाई पेरी के चलो ये 3 चैप्टर तो यहाँ पर हो गए भाई, लेकिन और जो बेसिक आप समझे बात कि पेरी हम पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर, उसके पेरी का हम नाम नहीं लिया है, लेकिन सारी पेरिसाइक्लिक हमारी हो जाएगी। कैसे कि पेरी के भाई जो तीनों पार्ट हैं वो तो 3 चैप्टर्स हैं, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो कहाँ पहुँच जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि इस मेथड से आपकी पेरी फोटो, आपको फोटो नहीं पड़ी भाई, फोटो केमिस्ट्री में क्या होता है आपका बर्ड्स रिडक्शन होता है ना, वो बर्ड्स रिडक्शन आपको कहाँ पहुँच जाएगा ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। यानी कि अगर आपने
ये 17 चैप्टर्स आपने कर लिए तो आपके रिएजेंट्स भी हो गए, आपकी नेम रिएक्शंस भी होगी, और आपका भाई क्या बोलते हैं पेरिसाइक्लिक भी होगी आपकी। ये कुछ वैसा ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई क्या पढ़ ले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और फिर क्या बोले भाई कि डी ब्लॉक तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री तो क्या है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हम इजंट इट। जैसे भाई मेन ग्रुप कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब अगर आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाए मेन ग्रुप कंपाउंड्स के नाम से तो फिर आप क्या ही बोलोगे कि भाई एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो पढ़ा ही नहीं। तो मेरी बात तो वही है भाई, उसका टाइटल क्या है, सिर्फ वो तो एक तरह से समानार्थक है, पर्यायवाची एक तरह से, इजंट इट। तो सिमिलरली भाई आपने सारी रिएक्शंस पढ़नी है, उनके मैकेनिज्म पढ़ने हैं वो कैसे होती हैं, तो आप उनको भाई आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट इनको पेरिसाइक्लिक के हेडिंग से पढ़ो। पेरिसाइक्लिक का जो टाइटल है आप उसके अंडर पढ़ो इनको भाई, ठीक है। या आप साइक्लो एडिशन को पढ़ लो आप एडिशन रिएक्शंस के साथ, और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंडर आप क्या पढ़ लो इलेक्ट्रोसाइक्लिक और सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। तो भाई इन 17 चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ाई जाएगी, सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर हम देखते हैं भाई हमारे जो 4th लेक्चर सीरीज का नाम क्या है भाई, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ पर एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनएमआर तो नजर नहीं आ रहा हमको भाई, ठीक है, मास स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा है सर ने हमको, ये कहाँ पढ़ेंगे। तो जितना भी आपका स्पेक्ट्रा है मोस्टली, सारा तो नहीं लेकिन मोस्टली आपका जो स्पेक्ट्रा है वो आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इनकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल वो सारे के सारे आपको भी कहाँ पढ़ाए जाएंगे एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है बात। यहाँ पर पहला चैप्टर आपका होगा, अब क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, अरे मैटर और रेडिएशन का इंटरेक्शन। तो पहले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे मैटर के बारे में, दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और तीसरे चैप्टर से हम इनका इंटरेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी थर्ड चैप्टर फिर आप देखो भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, समझे बात। एनएमआर, इसमें आपका एनएमआर जो होगा वो फिजिकल का भी होगा, ऑर्गेनिक का भी होगा, इनऑर्गेनिक का भी होगा भाई, ठीक है। और आपका जो ईपीआर है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोमीटर सॉरी, और मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और लास्ट में आपके हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपने भाई ये नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है। ये आपका भाई जो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वाले होते हैं उनका आपको पता है भाई प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। आपको भाई ये पता करना पड़ता है कि भाई ऑर्गेनिक किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा आपको दिए होते हैं, उसका आईआर होता है, एनएमआर होता है, समझे बात, उसका भाई C13 होता है और मास होता है, और फिर आपको उसकी स्ट्रक्चर मालूम करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है, ओके। तो सारा स्पेक्ट्रा ऑलमोस्ट भी तो हमने सारा स्पेक्ट्रा वहाँ से निकाल के हमने यहाँ पढ़ लिया कि, और आपको ऐसा क्यों भाई हमने इसको वहीं पर क्यों नहीं पढ़ लिया। तो भाई दिक्कत ये है क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी आज के टाइम पे इतनी वाइड ब्रांच है, क्योंकि सारे के सारे जो एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है वो आज के टाइम पे किसके ऊपर बेस्ड है, मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। तो ये खुद इतनी एक बड़ी ब्रांच बन चुकी है कि इसको हमने कहाँ पढ़ना पड़ता है, इसकी ये एक अलग से एक ब्रांच बन चुकी है, समझे बात। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई, तो अब आप समझ गए कि हमने पूरी जो केमिस्ट्री है नेट जेआरएफ और IIT गेट क्वालिफाई करने के लिए उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और 11 चैप्टर्स आपके थे भाई क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो आपके भाई ये हो गया आपके टोटल 56 चैप्टर्स, इजंट इट, 56 चैप्टर्स, ओके। तो 13 फिजिकल के, 15 इनऑर्गेनिक के, 17 ऑर्गेनिक के और 11 स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ओके। तो आप समझ गए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। हमने ये 56 चैप्टर करने हैं, इनमें से नेट का जो पेपर है वो अप्रोक्सी मानो कि तकरीबन 300 नंबर का, 300-350 नंबर का आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचें 60 क्वेश्चन तो आपके आते हैं पार्ट सी में, अब 60 × 4 ये आपके हो गए भाई 240, इजंट इट। और आपके 40 क्वेश्चन आपके क्या हैं पार्ट बी में, ये आपके हो गए 80, और आपके भाई 20 क्वेश्चन आपके हैं पार्ट ए के अंदर, ये तो पार्ट ए के हैं, ये पार्ट बी के हैं, ये पार्ट सी के हैं। तो भाई 40 यहाँ से हो गए, तो भाई ये आपके हो जाते हैं 360 मार्क्स,
ओके। और भाई मैक्सिमम आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो? 200 का। तो भाई जो सिलेबस मैंने आपको बताया है वो ये मानो कि इन 360 में से अप्रोक्स 300 मार्क्स का कवर कर लेता है, यानी कि जितना नेट के लिए रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज़्यादा। आपने 200 नंबर का अपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम 300 नंबर का सिलेबस कर लेते हैं ताकि आपके पास भाई चॉइस रहे। ठीक है। और इतना सिलेबस मैं आपको बताऊँ भाई करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है 5 महीने के अंदर, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, हमारा जो तरीका होता है पढ़ाने का, वो कंसेप्चुअल तरीका है। समझे बात? आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी ना कि आपको चीज़ें भाई रटवाई जाएंगी। तो जिस तरीके से भाई, तो आपको 5 महीने में भाई सारा सिलेबस पॉसिबल कैसे? वो भाई आप जिस हिसाब पढ़ोगे वो आपको तो मालूम पड़ेगा। ओके। इतना सिलेबस कहीं पर भी भाई पॉसिबल है नहीं। और एक बात और भाई, ये जो 56 चैप्टर्स हैं, इनकी 56 ही क्या होंगी फिर टेस्ट सीरीज। ओके। हर चैप्टर के बाद जब भी कोई आपका चैप्टर खत्म होएगा ना, उसके बाद आपको भाई एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी। वो टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व करनी है। उसमें मेनली क्वेश्चंस होते हैं जो नेट के और गेट के जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर दिए होते हैं। ओके। और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने वहाँ पर लिखे होते हैं। मान लिया आपने NMR पढ़ लिया, तो NMR पूरा होते ही आपको NMR का टेस्ट मिलेगा। समझे बात? उसमें क्या होते हैं, उसमें NMR के जितने क्वेश्चन आए हुए IIT गेट में और नेट में, वो तो ऑलमोस्ट सारे वहाँ पर आपको ऐड मिलेंगे। और जो क्वेश्चन आ सकते हैं या जो कॉम्प्लेक्स टाइप हैं या जो हमने इन्वेंट कर रखी वो हमने सारी वहाँ पर ऐड कर रखी है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो भाई चैप्टर वाइज चले। तो आप भाई मेरे ख्याल से आप भाई बात समझ गए। एक चैप्टर आपका पूरा हुआ, उसका आपने टेस्ट सोल्व किया, चैप्टर पूरा हुआ, आपने उसका टेस्ट सोल्व किया। तो जैसे ही आपकी एक स्ट्रीम पूरी हो जाएगी, तो स्ट्रीम पूरी होते ही आपका स्ट्रीम का एक क्लास टेस्ट होएगा। ये जो 56 टेस्ट है तो आपके होम टेस्ट है, ये आपने घर से सॉल्व करके लेके आने होते हैं। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर की आपको नहीं मिलेगी, वो आपने सॉल्व करने हैं, फिर आपको बाद में आंसर की दी जाएगी, फिर आपने भी उनको चेक करना कि आपने उसमें कितना स्कोर किया है। ओके। ये आपके होम टेस्ट है। और जैसे ही आपकी भाई, जैसे आपने भाई मान लिया आप के फिजिकल के 13 चैप्टर पूरे हो गए और आपने 13 टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व कर ली, फिर आपको भाई आपको फिजिकल का एक कंबाइंड टेस्ट देना पड़ेगा। वो क्लास में होगा आपका क्लास टेस्ट। ठीक है। तो सिमिलरली जैसे आपके इनऑर्गेनिक के 15 चैप्टर होंगे, इनऑर्गेनिक का क्लास टेस्ट, 17 चैप्टर ऑर्गेनिक के पूरे होते ही ऑर्गेनिक का क्लास टेस्ट, 11 चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पूरे होते ही आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लास टेस्ट। तो इस तरीके से भाई आपके 56 तो क्या होंगे, क्या बोलते हैं, होम टेस्ट, और भाई 4 क्या होंगे आपके क्लास टेस्ट हर स्ट्रीम के लिए। ठीक है। और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो भाई 3 आपके होंगे मॉक टेस्ट। इसमें क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस आएगा भाई। जैसे चैप्टर वाले, जैसे होम टेस्ट के अंदर सिर्फ चैप्टर का सिलेबस होएगा। ठीक है। स्ट्रीम के टेस्ट के अंदर भाई सिर्फ उसी का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जो मॉक टेस्ट होगा, जब आपकी चारों स्ट्रीम आपकी पूरी हो जाएंगी, आपके 56 के 56 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, समझे बात, तब भाई आपके 3 क्या होंगे मॉक टेस्ट। ये हम आमतौर पे भाई क्या बोलते हैं, जून में और दिसंबर में लेते हैं। ठीक है। यानी कि 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच और 1 से लेके 10 जून के बीच, ताकि आपका जो भाई, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 20-25 जून के बीच में या 20-25 दिसंबर के बीच में। ठीक है। यानी कि आपकी भाई एक तरह से अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, आपके अच्छे से भाई तैयारी हो जाए नेट JRF के एग्ज़ाम के लिए। ओके। तो टोटल आपके भाई होंगे ये 63 टेस्ट, यानी कि भाई 56 होम टेस्ट चैप्टर वाइज। ठीक है। 4 क्लास टेस्ट स्ट्रीम वाइज, 3 मॉक टेस्ट, एंटायर सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। ओके। तो मेरे ख्याल से भाई ये सारा सब कुछ आपको समझ आ चुका है। ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि हमारे सारे लेक्चर्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। अगर आपने लेक्चर्स मिस कर दिए तो आप भाई चीज़ों को कैच नहीं कर पाओगे। और आपने भाई चाहे बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी हो BSc लेवल पे या 11th 12th लेवल पे, तो आपको भाई हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाई जाएगी और एडवांस्ड लेवल तक आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक। इवन आपको भाई डेफिनेशन ऑफ मैटर ये भी आपको बताई जाएगी। आपको बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल आपको हम एकदम से भाई जो वेव मैकेनिकल मॉडल इफेक्ट हम वो नहीं पढ़ाएंगे। आपको इवन जो भाई क्या बोलते हैं सैटर्न लाइक मॉडल होता है, समझे बात, थॉमसन मॉडल होता है, आपको वो तक पढ़ाए जाएंगे भाई। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे
और हर चीज़ को आपको भाई एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेरा अपने भाई स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट नहीं होता। कोई कहीं मुझे चीज़ आती है, मैं मानता उसको नहीं आती, क्योंकि अगर उसको आती होगी तो वो उसको भी उसकी तरह से भाई वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। अगर उसको नहीं आती भाई, अगर उसको कन्फ्यूजन है, उसको इल्यूजन है, तो उसको वो एटलीस्ट पल्ले तो पड़ जाएगी भाई, समझे बात। इसीलिए हम हर चीज़ को बिल्कुल भाई डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। तो भाई अब कल मिलते हैं नए लेक्चर में, ठीक है। नमस्ते।